नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग मलावष्टंभ कॉन्स्टिपेशन ये बीमारी पे बात करेंगे, क्योंकि आजकल के जो शहरी लाइफस्टाइल है उसमें कॉन्स्टिपेशन का बीमारी बढ़ते जा रहा है, मलावरोध बढ़ते जा रहा है। इसको हम मलबद्धता भी बोल सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन भी बोल सकते हैं, या फिर मलावरोध भी बोल सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम लोग आज मलावरोध को पूरा बारीकी से देखेंगे। हमारा बस्ती वाला सेशन शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, तो पहले हम ये सब चीजें देख लें। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ, और फिर हम लोग मलावरोध पे बात करते हैं। आजकल क्या है कि कॉन्स्टिपेशन या मलावरोध का समस्या बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोगों को मलावरोध का तकलीफ है। तो इसके कारण क्या क्या है? तो एक अनुवांशिकता कारण होती है कि इसके इस अनुवांशिकता अगर होती है तो घर में या कुटुंब में, एक ही फैमिली में दो लोगों को, तीन लोगों को, चार लोगों को, जैसे भाई भाई हैं, चाचा है, भतीजा है, या फिर अपने घर के लोग हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है। और हम जब ग्रहणी ये अवयव का बात करते हैं तो यह मातृज अवयव है, माता से उत्पन्न हुआ अवयव है। अगर ग्रहणी कला अच्छी नहीं है तो फिर उसकी वजह से हमेशा वो पूरे मतलब मातृज अवयव है, ठीक है, लेकिन अनुवांशिकता की वजह से भी ऐसा देखा जाता है कि पूरे फैमिली में लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। तो इसका ये भी हो सकता है कि वह परिवार में, कुटुंब में ऐसा हो सकता है कि पीने का पानी एक खास पैटर्न का पिया जा रहा है, जैसे कुएं का पानी पिया जा रहा है, हैंडपंप का पानी पिया जा रहा है, या फिर जो भी पानी पिया जा रहा है उसमें कोई खराबी है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। या फिर हो सकता है कि खाने का जो आदत है, टाइमिंग है, वह कुछ गलत है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे फैमिली, ज्वाइंट फैमिली रह रही है या कैसे भी, तो वॉशरूम जो है, टॉयलेट है, वो उपलब्ध नहीं है, तो मल वेग का अवरोध किया जाता है, और उसके वजह से भी यह मलावरोध प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा कारण है कि मद्यपान। आजकल क्या है कि शहरी इलाकों में लोग ना मद्यपान बहुत करते हैं। जितने भी एचआर मैनेजर हैं, एमबीए लोग हैं, वो लोग पार्टीज में जाते हैं तो वहां पे एक स्टेटस सिंबल है कि वहां पे मद्यपान पीना जरूरी होता है। ऐसा बात नहीं है कि एमबीए लोग ही पीते हैं, डॉक्टर लोग भी बहुत पीते हैं। जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर लोग जब भी पार्टी में जाते हैं, सीएमई अटेंड करते हैं, रात में जो सेशन होते हैं वहां पे मद्यपान करते हैं।
पार्टी करते हैं तो मद्यपान करते हैं। ऐसे हर क्षेत्र में मद्यपान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसके वजह से या रीति रिवाज ऐसा होता है, कुछ ऐसे मतलब रीति रिवाज आज के जमाने के हिसाब से हो गए हैं, या फिर कोई लोग दुख भुलाने की वजह से, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है तो मद्यपान करते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम है तो मद्यपान करते हैं, या फिर मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको थोड़ा हायर क्लास आपको दिखाना है तो वो मद्यपान करते हैं, या फिर कोई फॉरेन में गया और वहां पे तो ट्रेंड है कि पीना ही पड़ता है तो वो इंडिया में आते हैं तो यहाँ ऐसा कल्चर बना दिया जाता है, या लेट नाइट पार्टीज चलती है वहां पे मद्यपान करते हैं, या फिर जो मजदूरी करते हैं वो लोग मद्यपान करते हैं। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एक ही टाइप के लोग मद्यपान करते हैं, जिसको पीना है वो तो पीते ही हैं। या फिर जो मशीन पे काम करते हैं मजदूर वर्ग है वो, या फिर जो बांधकाम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, वो लोग मद्यपान करते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है कि वो लिमिट नहीं रहता है, उससे यकृत जो है वो मतलब यकृत में ऐसी संप्राप्ति घटित होती है कि वो लोगों को मतलब पेट साफ रोज का रोज नहीं होता है, अन्न का पचन अच्छे से नहीं होता है। तो अभी अभी मद्यपान के साथ में भी बहुत, जैसे महाराष्ट्र में चकना खाया जाता है, बहुत सारे रुक्ष चीजें खाई जाती है जिसमें चना होता है, मूंगफली होता है, चिप्स होते हैं, ऐसी चीजें खाई जाती है। तो वह खाने के साथ मद्यपान किया जाता है तो उससे भी मलावरोध का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा क्या है कि कुछ भी वात का अनुलोमन करने वाली दवाइयां नहीं ली जाती है। एलोपैथी का अगर कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है तो वो लोग क्या करते हैं कि डल्कोलेक्स या फिर क्रिमेफिन सिरप या ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे चीजें, इसबगोल असली में आयुर्वेदिक है लेकिन उसकी आदत डाल दी जाती है कि पेशेंट को उसके बिना पेट ही नहीं साफ होता है। मद्यपान भी कर रहे हैं और वायु को मतलब वायु का प्रकोप किया जा रहा है किसी ना किसी तरह से, स्नेहांश की कमी हो रही है। और जब हम मदात्य चिकित्सा पढ़ते हैं चरक संहिता में तो उसमें बताया है कि जो मद्य होता है उसका सेवन ज्यादा करें तो क्षारधर्मियता बढ़ती है, बॉडी में हीट बढ़ता है और स्नेहांश की कमी हो जाती है। तो वो स्नेहांश की कमी शरीर में रहती है तो मलावरोध का ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगता है, और इसके वजह से फिर साइड इफेक्ट होने लगते हैं। पेट साफ नहीं हो रहे तो बहुत सारे, जैसे अर्श की व्याधि है या परिकर्तिका है, फिर गुल्म है, बहुत सारी व्याधियां और भी होने लगती है। धीरे धीरे शरीर पे परिणाम होने लगता है क्योंकि मद्य जो रहता है वो तीक्ष्ण रहता है, उष्ण रहता है, अम्ल रहता है। अम्ल पीने में रहता है लेकिन उससे क्षार धर्मियता बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है बॉडी में। उसी तरह से रुक्ष रहता है बहुत ज्यादा मद्य, मदकारी रहता है, आशुकारी रहता है। इससे पूरा जो महास्त्रोतस है, जो लोग मद्यपान करते हैं आप लोग एनालिसिस करिएगा, पूरा जो महास्त्रोतस है अपना जीआईटी ट्रैक्ट है वह पूरी तरह से रुक्ष हो जाता है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, और पाचक अग्नि जो है वो विकृत स्वरूप का हो जाता है। तो मद्यपान के लोगों को अगर आप देखेंगे तो एक तो वो जैसे एडिक्शन जो है ना वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। कोई खुशी से भी पी रहा है लेकिन वो लोग उतने स्टेबल नहीं रहते हैं। तो जब मज्जाधरा कला दूषित होगी तो पित्तधरा कला भी दूषित होगी, या मज्जाधरा कला से पित्तधरा कला, या पित्तधरा कला से मज्जाधरा कला। तो उनकी ग्रहणी की दृष्टि भी होती है, स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरह से बिना टाइम के खाना खाना, मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कभी भी खा रहे हैं, रात को 2 बजे 3 बजे। आप लोग हमारे महाराष्ट्र में आएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे रात को 2 बजे 3 बजे लोग जाते हैं और रात को लोग ऐसे ठेले पे कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, पानी पूरी, चाट मसाला, वड़ा पाव, मिसल पाव, मतलब इतना और हैवी हैवी खाना खाते हैं रात के 2 बजे 3 बजे। ये अकाल में भोजन करना व्याधि को उत्पन्न करता है। रात्रि में खाना नहीं खाना चाहिए ऐसा आयुर्वेद शास्त्र ने बताया है, रात्रिचर्या में बताया है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग खाते हैं। और हमारे धर्म शास्त्रों में तो बोला है कि जो लोग रात को 12 बजे के बाद खाते हैं वो लोग असुर होते हैं, राक्षस होते हैं जो रात को खाते हैं, कितना भी भूख लगे लेकिन नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से जो इम्बैलेंस डाइट है, मतलब षड रसात्मक आहार का सेवन न करना, या तो बहुत अम्ल रस का सेवन करना, कटु रस का सेवन करना, उष्ण तीक्ष्ण विदाही पदार्थ का सेवन करना, ये सब जो रहता है, और जो गरम मसाला में बनाया के खाना रहता है तो उससे बहुत ज्यादा मलावरोध या कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है। तो एक हो गया अध्यशन, हो गया अध्यशन का मतलब ये भी होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रमित आसन करते हैं, मतलब बहुत कम खाएंगे और फिक्स टाइम पे खाएंगे। सुबह अगर उनको 6 बजे खाना है, भूख रहे या ना खाए,
रहे वो 6 बजे खाएंगे। 9 बजे टाइम है तो 9 बजे परफेक्ट उसी टाइम खाएंगे। फिर 1 बजे लंच करेंगे, भूख रहे या ना रहे 1 बजे खाएंगे। शाम को जो फिक्स टाइम है उसी पे खाएंगे। भूख का उनको कोई मतलब नहीं है, टाइम का महत्व है। तो ये हमारे व्याधियों को उत्पन्न करता है। आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। पहले का खाना नहीं पचा है और आप खा रहे हैं तो इसको हम लोग विषमासन या अध्यशन में बोलते हैं। इसी तरह से विरुद्धासन का भी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। आयुर्वेद में विरुद्धासन पे बहुत सारा डिटेल में पूरा साहित्य लिखा हुआ है। तो विरुद्ध अन्न के वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का या मलावरोध का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से अगर असात्विक आहार का सेवन किया जा रहा है, मतलब तामसिक और राजसिक खाना बहुत ज्यादा खाया जा रहा है और ज्यादा प्रमाण में खाया जा रहा है। जैसे शादी ब्याह में हैवी खाना खाया जाता है, कोई होटल में गए तो बहुत ज्यादा खाना खाया जाना, तो वह भी मलावरोध का कारण हो जाता है। इसी तरह से स्ट्रेस फैक्टर भी रहता है जो मलावरोध का कारण होता है। रात को न सोना, टाइम पे न सोना, डिस्टर्ब नींद होना, घर में झगड़े लड़ाई होना, हर घर में जो डाउटफुल वातावरण रहता है, एक दूसरे के प्रति छल कपट रहता है, मद मात्सर्य बढ़ा हुआ रहता है। तो इसकी वजह से माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होता है। और एक तरह से देखा जाए तो रस की दृष्टि होती है, रक्त धातु की दृष्टि होती है, ग्रहणी कला की दृष्टि होती है, और शरीर में आम विष की निर्मित होती है। आम विष इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से मलावरोध रहता है। इसी तरह से अधिक मद्यपान करने से अग्निमांद्य होकर फिर यकृत में शोथ होता है, हिपेटाइटिस वगैरह होता है, और फिर वह जाके सिरोसिस ऑफ लिवर उसमें कन्वर्ट के लिवर फेलियर की तरफ पेशेंट जाते हैं। इस वजह से अधिक मद्यपान करने से कामला व्याधि होती है, पांडु रोग होता है, उदर व्याधि होती है। ये सब आप लोगों ने देखा है। तो ये सब का कारण है मलावरोध होना, पेट साफ ना होना। और आयुर्वेद में सुश्रुताचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्र मना स्वस्थित्य विधीयते। तो पेट साफ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल की क्रिया अच्छे से होना चाहिए, जो पुरुष है, स्वेद है, उसी तरह से मूत्र है, ये अच्छा से निकलना चाहिए। अगर मल ही नहीं निकलेगा अच्छे से, या फिर वेगों का अवरोध किया जाएगा, उदीरण किया जाएगा। ये दोनों, उदीरण मतलब जबरदस्ती निकालना, और अवरोध मतलब रोक के रखना। ये जब अगर रोक दिया जाएगा, अपान वायु भी है, मल रूप वायु है, उसको रोक दिया जाए, तो ये मलावरोध का कारण होता है और सारा सिस्टम को इम्बैलेंस करता है। तो इसके वजह से पांडु रोग भी होता है, उदर व्याधि भी होती है। इसी तरह से मद्यपान करने से यकृत का जो सरगुण से जो सुधारने वाली क्रिया है वो नहीं हो पाती है। तो आयुर्वेद में जो लोग मद्यपान करते हैं और हमारे पास पेशेंट आए, तो पित्त का स्त्राव अच्छे से हो, इसलिए सरगुण वाली, जैसे आरगवद का क्वाथ अगर हम दे, या आरगवद का फांट दें, या फिर मनुका दे, यष्टि मधु दे। क्योंकि मदात्य चिकित्सा में अम्ल रसात्मक औषधियों का प्रयोग किया गया है, अम्ल स्कंद के द्रव्य मासरस के साथ या युष कल्पना के साथ। तो उससे मद्य का जो बॉडी में क्षार धर्मिता है उसको बैलेंस कर देता है। या फिर किसी ने बहुत मद्य पी लिया है और नींबू शरबत पिला दीजिए, तो उसका जो मदात्य है वो कम हो जाता है। या सोडा पिला दीजिए, खट्टा चीज पिला दीजिए, तो वो बैलेंस कर देगा। इसी तरह से सौंफ में विरेचक द्रव्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या गाय का दूध दे दीजिए, तो मदात्य का इफेक्ट है बॉडी में वो कम हो जाएगा और पेट साफ होने लगेगा। ठीक है। और मदात्य के वजह से अगर रुक्षता आ गई है, तो वहां पे दीपन पाचन अनुलोमन करके घृत पान कराना सबसे अच्छा रहता है। घृत पान करने से स्नेहन होता है। तो जो पुरुष धरा कला है वहां पे मज्जा का स्नेह, एक मज्जा का जो मल है वो स्नेह रूप में रहता है विद्यमान पुरुष धरा कला में, उसका स्नेहन हो जाता है तो रोज का रोज पेट साफ होता है। अगर वो मज्जा का मल स्नेह कम हो गया पुरुषाशय में, तो फिर कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है। इसी तरह से अगर हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में उपशय अनुपशय का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। गुड़ लिंगम परीक्षित उपशाम अनुपशाभ्याम। कोई भी गूढ़ लिंग अगर हमें देखना है तो उपशय से देखना चाहिए या अनुपशय से। जब हम मदात्य की बात कर, सॉरी, मलावरोध की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं, तो हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या, जो भी चीजें दे रहे हैं, उससे बॉडी को रिकवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उपशय मिल रहा है कि अनुपशय मिल रहा है, इस हिसाब से हमें चिकित्सा को देखना चाहिए। हर पेशेंट अलग होता है। अगर आप सभी को आम पाचकोटी एक ही डोज में देंगे, हर पेशेंट को आरोग्यवर्धिनी वटी एक ही डोज में देंगे, तो वो गलत है। आयुर्वेद बोलता है पुरुषम पुरुषम भिक्षम वा, मतलब हर पेशेंट अलग होता है हमारा। हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसका डोजेज
वो 1-2 दिन में या 7 दिन में हमें पता चलता है कि कितना डोज किस पेशेंट के लिए सुटेबल है। तो उपशय अनुपशय से हमें पता चलता है। दूसरा है कि जब हम निदान पंचक करते हैं, मतलब हेतु देखते हैं, संप्राप्ति देखते हैं, कोई भी व्याधि में वो दोष दुष्य सम्मूर्छना कैसे हुआ है, कौन से स्त्रोतस में व्याधि जा रही है, दोष प्रकोपित हो रहे हैं, और दोष का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान आश्रय, व्यक्ति भेद, ये जो हो रहा है षड क्रियाकाल हर व्याधि का, तो वह व्याधि किस तरह से स्त्रोतसों में जाके जहां पे ख वैगुण्यता मिल रही है वहां पे वो व्याधि उत्पन्न हो रही है, और वो कौन कौन से स्रोतों को किस किस अंशांश कल्पना से विकृत कर रही है, वह हमें अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। तो हेतु देखना जरूरी है, और एक हेतु नहीं होते, बहुत सारे हेतु होते हैं। बहुत सारे हेतुओं को मल्टी डायमेंशनल हमें हेतु निकाल के संप्राप्ति को समझ के फिर पूर्व रूपावस्था, रूपावस्था, उपशय अनुपशय, ये निदान पंचक से व्याधि को समझना चाहिए, फिर परफेक्ट डायग्नोसिस करने का कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद में मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, तो हमें हमारे सर ये सिखाते हैं कि आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं तो आप सारे सिम्टम्स लिख लीजिए, उसके बाद में वात की कौन सी बीमारी है, पित्त की कौन सी है, कफ की कौन सी है, वो लिख लीजिए। फिर कौन सा मेडिसिन और कौन सा स्त्रोतस इन्वॉल्व है, उसमें अन्नव स्त्रोतस, प्राणव स्त्रोतस, उदकव स्त्रोतस, फिर रस से रक्त, मांस में अस्थि मज्जा, शुक्रव स्त्रोतस, कौन सा स्त्रोतस इन्वॉल्व है, उस पे कौन सी मेडिसिन काम करेगी वह देखना है। और चिकित्सा में दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू करना चाहिए। इस तरह से चिकित्सा को हमें देखना है। केदार कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय और शीर दधी न्याय से मेडिसिन किस तरह से, कौन सी मेडिसिन कहाँ पे काम करेगी। अगर आपने एक पैटर्न बना लिया कि हमारे सर ने घृत कल्पना ही दिया था, हमारे सर ने परपट्टी कल्पना ही दिया था, वो फॉर्मूला ही सबको देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें युक्ति को प्रयोग करना है, हर पेशेंट में कहाँ पे कौन सा मेडिसिन क्या सुटेबल होगा वो हमें अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि ट्रीटमेंट तो इतने सारे डॉक्टर लोग दे रहे हैं, पूरे इंडिया में आयुर्वेद के इतने सारे डॉक्टर्स हैं, जितना आप परफेक्ट डायग्नोसिस करेंगे और परफेक्ट चिकित्सा देंगे उतना आपको यश, कीर्ति, पुण्य सब मिलेगा। अगर आप परफेक्ट डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे हैं, हेतु ही नहीं निकाल पा रहे हैं, मेडिसिन ही परफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, सब ऐसे फॉर्मूला बेस्ड मेडिसिन दे रहे हैं, तो आपको कभी कोई पेशेंट में रिजल्ट मिलेगा, कोई में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है और हर पेशेंट में अच्छा डायग्नोसिस होना चाहिए, परफेक्ट मेडिसिन देना चाहिए, युक्ति भी अच्छे से लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आयुष दर्पण पे आप लोगों ने देखा होगा कि युक्ति का बहुत ज्यादा हम रिस्पेक्ट करते हैं। जो वैद्य अच्छा युक्ति करते हैं हम उनको जरूर अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग मलावरोध के लिए कौन सा मेडिसिन सुटेबल होगा। अभी कुछ पेशेंट है, अगर हम त्रिवित हम दे रहे हैं तो पेशेंट नहीं ले पाता है, क्योंकि कड़वा होता है, कितना भी उसको मीठा बना के दिया जाए लेकिन नहीं ले पाता है। कुछ पेशेंट है एरंड तेल नहीं ले पाते हैं, हम शुंठी डाल के देते हैं तो नहीं ले पाते, तो उसका युक्ति क्या है कि रोटी में एरंड तेल डाल के और आटा गूंद के मतलब उसके साथ दिया जाए, या कैप्सूल फॉर्म में दिया जाए। मतलब अलग अलग युक्ति से हम मेडिसिन देते हैं, तो युक्ति का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी तरह से मलावरोध अगर हमें ठीक करना है तो आहार और विहार, इसमें चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए केस पेपर लेके अच्छे से केस टिकिंग करके उसका पूरा दिनचर्या, पूरा सुबह से शाम तक वो क्या करता है, क्या खाता पीता है, बिना प्यास के ही पानी पी रहा है क्या, एक पानी भी नुकसान कर सकती है, एक प्राणायाम भी कर रहा है उल्टा पुल्टा तो वह भी नुकसान कर सकता है, हवा पानी भी नुकसान कर सकता है, नींद भी अगर नहीं हो रहा है तो वो भी नुकसान कर सकता है। तो ये सब हेतु जो है वो हमें देखना है। कुछ लोग को आदत होती है टीवी देखते हुए खा रहे हैं, तो वह भी माइंड पे अफेक्ट करता है, ग्रहणी की दृष्टि करता है। कुछ लोग रहते हैं जो एक ही थाली में सब लोग मिलके खाते हैं, एक दूसरे का जूठा खाते हैं, यह भी हेतु हो सकता है। इतना सारा हमारा आयुर्वेद का व्यापकता है, ये सब हमें देखना चाहिए। और आहार विहार में हमें बदल करना चाहिए, कब सोना है कब जागना है। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, मतलब खाना खाए और तुरंत जिम में जाने लगे एक्सरसाइज करने, तो उनको मलावरोध होता है, क्योंकि शाखा कोष्ठ गति जो होती है वो बिगड़ जाती है और उनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है। कुछ लोग खाना खाते ही नहाते हैं, खाना खाते ही स्विमिंग करते हैं, ये सब भी, तो ये विहारात्मक हमें चेंजेस करना पड़ता है। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो 10 साल से एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, खाने में कोई परिवर्तन नहीं, अगर दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल ही खा रहे हैं, अगर पिज्जा बर्गर खा रहे हैं तो वही खा रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो यह भी शरीर को नुकसान देता है। कुछ लोग क्या रहते हैं कि बहुत ज्यादा पिष्ट में मैदा की चीजें खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, पिष्ट में पदार्थ खा रहे हैं, या तले हुए पदार्थ खा रहे हैं,
जैसे मैं महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे लोग ना, कुछ लोग ऐसे हैं या मुंबई के लोग हैं कि टाइम नहीं है खाना बनाने का। तो या फिर मतलब बने बनाए खाना उतना वो नहीं है, क्योंकि भागदौड़ बहुत है। तो लोग क्या करते हैं कि वड़ा पाव खा रहे हैं, सुबह भी वड़ा पाव, दोपहर भी वड़ा पाव, रात को भी वड़ा पाव। एक ही चीज का पैटर्न का खाना खा रहे हैं, या फिर मिसल पाव खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जंक फूड खा रहे हैं। तो यह भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। या बहुत ज्यादा मीठा खाना, जैसे चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खा लेना, बहुत मिठाई बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेना, अति स्निग्ध पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा कर लेना, या बहुत तीखा खाना, स्पाइसी चीजें बहुत ज्यादा खाना, मसालों का पदार्थ का सेवन ज्यादा करना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना ज्यादा मसाले के बिना खाना निगलना निगला ही नहीं जाता है, क्योंकि जीभ को ऐसी टेस्ट पड़ गई है कि सादा नहीं खाना खा सकते हैं। वो लोग को ज्यादा मसालेदार, ज्यादा तेल वाली चीजें ही पसंद आती है, सब्जियों में तरी वाली सब्जी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो यह भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। इसी तरह से कुछ लोग रात्रि में दूध बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उसके वजह से उनको सुबह कॉन्स्टिपेशन हो, और वो दूध किस तरह से आ रहा है वह भी तो देखना है कि दूध की क्वालिटी क्या है, कैसी है। तो यह भी एक मूलभूत कारण होता है। तो हमें पेशेंट का वो चेंज करना चाहिए, जिस वजह से अमृत भी अगर वो गलत टाइम पे गलत मात्रा में लिया जाए तो वो विष जैसा हो जाता है। तो हमें वो सब चेंज करना चाहिए। और दूसरा, कुछ लोग जो रहते हैं वो खाना खाने के बाद तुरंत दूध लेके और फिर सो जाते हैं, तो ये भी एक तरह से विरुद्ध है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और स्निग्ध पदार्थ खाकर जो लोग रात को टहलते नहीं है, टीवी देखते हैं, मूवी देखते देखते, या कोई इसमें ओटीटी का कोई चीज देखते देखते, प्रोग्राम देखते, तुरंत सो जा रहे हैं, खाते खाते देखते रहे हैं और तुरंत सो जा रहे हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ रहता है। और दूसरा क्या है कि कुछ नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स ये सिखाते हैं कि आप बहुत ज्यादा सूखा धान्य खाइए, मतलब जो अंकुरित चीजें हैं, स्प्राउटेड चीजें, वो बहुत ज्यादा में खाइए। आयुर्वेद इसको मना करता है। स्प्राउटेड चीजें अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो वात का प्रकोप करता है। वो एक बार पेट साफ करेगा, रफेज या फाइबर्स पेट साफ करेगा, लेकिन आप रोज रोज खाएंगे, उससे पेट साफ करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो मज्जा का जो मल है पुरुष धरा कला में, वह पूरी तरह से निकल जाएगा और रुक्षता बढ़ेगी। और स्प्राउटेड खाने के बाद तो गैस भी बनेगा, ज्वाइंट पेन भी होगा, पूरा बॉडी में ड्राइनेस आएगा। तो यह भी जो कॉन्सेप्ट है ये आयुर्वेद को मान्य नहीं है। उसी तरह से हमें ये देखना है कि हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं या हम कोई आहार विहार दे रहे हैं, उससे पेशेंट को अनुपचय ना होने लगे। अनुपचय होने लगे, जैसे कि मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई डॉक्टर थे, आयुर्वेद के डॉक्टर थे, उन्होंने अपने पेशेंट को बोल दिया कि इनफर्टिलिटी का केस है, उन्होंने बोल दिया कि आपको ना ब्रह्मचर्य पालन करना है 1 साल तक। तो हस्बैंड को वाइफ ने पूरा स्ट्रिक्टली मना किया कि आप मेरे साथ कभी संबंध नहीं बनाएंगे, वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को धारण भी नहीं करना है और न उदीरण करना है। शुक्र वेग आ रहा है, मन में इच्छा बहुत हो रही है, उसको धारण कर रहे हैं, एक बात। और दूसरा क्या है कि ऐसा बोला है, इंद्रियाणी न लालियत न पीड़ित, इंद्रियों को लालन में भी, भोग विलास में भी नहीं रखना है और पीड़ा दे के भी नहीं रखना है। इच्छा हो रही है लेकिन आप उसको दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मन की बीमारियां होती है। तो एक वैद्य जी ने बोल दिया उसके कपल को कि आपको पूरा ब्रह्मचर्य पालन करना है, 100%। आपको पूरा शुक्र का रक्षा करना है। तो उन्होंने इतना रक्षा कर लिया कि उनको हेडेक होने लगा, मतलब मन में विचार रहते थे लेकिन उसको सप्रेस कर रहे थे। और आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता है कि आप सप्रेस करो कोई भी चीज को, नेचुरल अर्जेस है उसको सप्रेस नहीं करना है, लेकिन धारणीय वेग को रोकना है। धारणीय वेग मतलब काम क्रोध ये सबको रोकना है। तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बोला है आयुर्वेद ने। अगर काम की इच्छा हो रही है, माइंड उधर न जाए इसलिए डाइवर्ट करें। लेकिन अगर वेग आ रहा है तो उसको रोकने से, तो वो पेशेंट जो थे ना, उनको बहुत ज्यादा ये हो रहा था, हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा था, और मेंटली बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, काम करने में मन नहीं लग रहा था। एक बार मैं अपने एक सर हैं मेरे, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे एक संहिता के सर हैं, उन्होंने डबल पीएचडी किया है, संहिता में भी और एनाटॉमी में भी पीएचडी किया हुआ है। उनका नाम है डॉक्टर वैद्य दिवाकर जुएकर सर। उनके क्लिनिक में मैं जाता था, तो उनके पास एक पेशेंट आते थे जो पूरे आयुर्वेदिक इलाज करा के, सारे डॉक्टर लोगों से इलाज करा के आए, लेकिन कहीं पर भी उनका हेडेक ठीक नहीं हो रहा था। तो सर ने ना उनको अकेले में बिठाया, और उस दिन मैं भी था, बाकी सब लोगों को बाहर बिठा दिया, सारे स्टूडेंट को, लड़कियों को सब बाहर बिठाया, और उनका केस टेकिंग प्रॉपरली किया। तो पता चला
कि वो जो जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना, पेज 3 की पार्टियां, जो जैसे पुणे टाइम्स का पेपर आता है उसमें पार्टीज का फोटो वोटो रहता है। तो वो ना 5 स्टार होटल में मैनेजर थे, और वहां लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी, और उनका शुक्र वेग का वो अवरोध कर रहे थे। तो इतना ज्यादा अवरोध कर रहे थे, रात भर लड़कियों को देखेंगे, मन में इच्छा होगी और कंट्रोल करके रखेंगे। तो उनको ना हेडेक का इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, रात्रि जागरण भी था। तो बाकी सब लोगों ने शिरोधारा किया, और गोदंती भस्म दिया, शिरशूलादि वज्र रस, सब वमन विरेचन सब किया। लेकिन ये चीज किसी ने नहीं किया कि ये वेग का अवरोध कर रहे हैं, शुक्र वेग का अवरोध कर रहे हैं। तो उसकी चिकित्सा में क्या बताए, शुक्र वेग अवरोध की चिकित्सा में बताए बस्ती करना है, अपान वायु को रिलीज करना है। तो उनका स्नेहन होते गया, बस्ती होते गया, उनका हेडेक पूरी तरह से ठीक हो गया। हेतु कितना परफेक्ट होता है डायग्नोज करना, वो अगर चिकित्सा में अगर हमें हेतु पता चल जाए कि किस वजह से ये हुआ है। अब वो हेतु तो कुछ और भी बता सक रहे थे कि रात्रि जागरण होता है, रात को कभी भी खाते हैं, वो भी ठीक किया लोगों ने, उनका काम का पैटर्न भी चेंज कराया, कहीं और जॉब करने को बोला, लेकिन तब भी शुक्र वेग का अवरोध करना, ये हेतु पे जब काम किया गया और उसकी चिकित्सा किया गया, तो पेशेंट को रिलीफ मिला। इसी तरह से हमारे पास जब मलावस्तंभ के पेशेंट आते हैं, तो उनके पास उनकी ना रुक्ष और कठिन मल प्रवृत्ति हो रही है, ये हमें पता चलता है। और अगर हमने उनका जो रुचि के हिसाब से जो खाना खा रहे हैं वो बदल दिया, तो पेशेंट गुस्सा भी होता है। अगर जैसे किसी को मिसल पाव खाने की आदत है, और तीखा मिसल पाव, मतलब वो इतना ज्यादा तीखा होता है, कहीं कहीं जगह पे मिलता है, स्पाइसी इतना ज्यादा होता है वो, और क्योंकि कटु रस है वो कॉन्स्टिपेशन करेगा ही, ज्यादा कटु रस का सेवन करना, और उसमें दाल भी रहता है, उसल जो रहता है वो बहुत मतलब उसमें जो ये जो अंकुरित जो मटकी रहता है वो डाला जाता है, और उसमें वो फरसान भी डाला जाता है, मतलब मिक्सचर टाइप कुछ डाला जाता है। जो लोग मिसल पाव खाते हैं उनको मालूम है, उससे कॉन्स्टिपेशन, तो उनको ना वो चीज बंद करने को बोला गया, तो पेशेंट बहुत नाराज होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा मतलब एडमेंट है, स्टबर्न है, एरोगेंट है, जो हमको ऐसा नहीं परहेज नहीं पाल सकते हैं, लेकिन हमें उनकी चिकित्सा भी करनी है, तब हम उनको खाने में घी का वो प्रमाण बढ़ाएं, दीपन पाचन दवाइयां दें, हम उनको बस्ती के लिए बोले, तो मॉडिफाई करते हैं युक्ति पूर्वक, तो पेशेंट हमारा ठीक होता है। और अगर खान पान में नहीं बदल कर रहा है, तो वो बार बार आएगा, हर साल उसको बुलाइए, उसको हर साल वमन कराइए, विरेचन कराइए, बस्ती कराइए। तो ठीक है ना, जो जैसा पेशेंट है उसको उस तरह से हमें ठीक करना है। हर पेशेंट अगर साधु संत ही हो जाएगा, तो फिर वो नॉर्मल इंसान नहीं रहेगा, फिर वो बीमारी नहीं पड़ेगा। तो और सबका अपना अपना जिंदगी है, सभी लोग सुख की प्रवृत्ति के लिए, अर्थ की प्रवृत्ति के लिए इस दुनिया में काम करते हैं। अगर हमने पूरा सुख चैन सब छीन ही लिया और उनको तपस्वी बना दिया, तो फिर ये तो पॉसिबल है नहीं, वो पेशेंट हमको छोड़ देगा। तो उनके साथ में उनके दिनचर्या के हिसाब से भी हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। इसी तरह हमें स्ट्रिक्ट रहना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रिक्ट रहना है, लेकिन कुछ चीजें, अब जैसे कुछ लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनका रोजी रोटी नाइट ड्यूटी से ही मिलता है, दिन में नहीं मिलता, तो हम उनका उस तरह से मॉडिफाई करके आयुर्वेद की चिकित्सा दें कि उनका काम धंधा भी बंद ना हो और चिकित्सा भी अच्छे से हो। इस तरह से युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे लोग बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो बढ़ गया लॉकडाउन के बाद में, उसके वजह से हालचाल फिजिकल वर्क कम हो गया है, और लोग ज्यादा ना संकुचित विचार के हो गए हैं कि घर पे ही बैठ के, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सब चीज बैठे बैठे ही हो जाता है। अभी अगर कोई पार्सल को भी डिलीवरी करना है, आप ऑनलाइन सब कर दीजिए, पार्सल लेके आएगा, लेके जाएगा। खाने का भी है तो ऑर्डर कर दीजिए, स्विगी जोमेटो में आ जाएगा खाना, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो गया है। इसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि हालचाल नहीं है, और खाना पीना तो ज्यादा कैलोरीज वाला हो गया है, लोग बस पैसा आ गया है तो लोग ज्यादा खाते हैं, अति मात्रा में खाते हैं, ज्यादा अच्छा पौष्टिक न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, ये सब भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। और दूसरा क्या है कि हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो हम लोग जो क्लासिकल मेडिसिन देते हैं जैसे त्रिफला का चूर्ण, फिर जो भी हम दे रहे हैं ना, उसका सिलेक्शन भी अच्छे से होना चाहिए। हमारे हर पेशेंट चूर्ण फॉर्म में, अवलेह फॉर्म में, घृत फॉर्म में दवाई नहीं लेगा, उसको धीरे धीरे हमें चेंज करना है, आयुर्वेद की तरफ लाना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह से हम लोग, और पेशेंट को काउंसलिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। अगर स्ट्रेस फैक्टर है या पेशेंट अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको हमें कॉन्फिडेंस में लेके तब उसकी बात सुननी चाहिए। इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है।
अभी मैं मलावरोध पे और भी कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके पहले आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर तनिका मैडम, आप कॉन्स्टिपेशन पे कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। डॉक्टर गंगवार सर, महेंद्र सर, वीना मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? मलावरोध या मलबद्धता पे कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, तनिका मैम बताइए। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर ये लास्ट वीक में मेरे पास 3 पेशेंट ऐसे आए हैं जी जिनको सिर्फ जिनकी मतलब प्रॉब्लम ही एक है, वो है कॉन्स्टिपेशन। जी और कई सालों से ही है, उनका ठीक ही नहीं होता है सर। वो बिना जैसे ये क्रीमाफिन प्लस है, और ये आजकल बहुत सारे वो चलते हैं आजकल ना, कोई जैसे चूरन वगैरह चलते हैं, तो वो लेके उसके बिना उनको मोशन आता ही नहीं है। अगर वो नहीं खाएंगे तो अगले दिन मोशन नहीं आता और यूज टू हो जाते हैं। और उनकी हिस्ट्री सर एक ही है कि वर्कआउट मतलब जैसे वॉक तो करते हैं, लेकिन योगासन्स वगैरह जहाँ कुछ ऐसे मूवमेंट नहीं करते हैं सर। अपनी मतलब मेरे को लगता है कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जिनकी कम हो जाती है, जो अपने योगासन या कुछ भी ऐसा जिसे मोटिवेशन सॉरी मोटिलिटी नहीं होती है इंटेस्टाइन की, उसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होता है। क्योंकि आंतड़ियों को हिलाओगे ही नहीं तो वो कैसे मूव करेंगी। तो ये सबसे बड़ा कॉज है, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग बैठना जो है ना, सिटिंग जो हमारी प्रोलॉन्ग है, उसकी वजह से ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं। और हमारी डाइट का सर, यस, यहाँ पे आप बिल्कुल सही है कि लोग मिलेट्स पे ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि लोगों को ये है कि मिलेट्स आर हेल्दी, एंड वो स्प्राउट्स वगैरह भी हेल्दी हैं, लेकिन उनमें घी ऐड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से मिलेट्स जो है वो रुक्षता करना शुरू कर गए हैं। तो ये वाला डाइट में भी उनको ऐड मैंने शुरू किया है अभी करने के लिए। और तीसरी चीज ये है सर, उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, जिसके वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सर 3-4 कॉज हैं जो कॉन्स्टिपेशन के हैं। और ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना सर बढ़ती जा रही है, और ये यंगस्टर्स में देखी जा रही है। ये कोई मेरे पास कोई बहुत मतलब ओल्ड पर्सन नहीं आ रहे हैं। मेरे पास जो आ रहे हैं ना, वो 30 से 40 के बीच में ही आ रहे हैं, जिनको ये चीजों की स्वेयर प्रॉब्लम हो रही है। और अभी अभी तो मैंने 1-2 को वस्ती भी दी है थोड़ा सा, और मतलब ऐसा था कि उनका, आप सोचोगे सर कि बहुत सारा मल निकला उनका। तो इतना बुरा हाल हो रहा है सर। जी सर। और मुझे ये भी कहना है कि जो आईटी में काम करते हैं या जो भी लोग हैं ना, जब सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो वो लोग लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, और सुबह 4 बजे सो रहे हैं और उठ रहे हैं 12 बजे। उनको कॉन्स्टिपेशन जरूर रहता है। तो आप 5 दिन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और 2 दिन नहीं कर रहे हैं, ये भी बीमारी का कारण होता है ना। आप लोग और कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मनीषा मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? कॉन्स्टिपेशन पे कुछ बोलिए आप लोग, आप लोग का कोई अनुभव। हाँ जी सर, मैं हाँ थोड़ा लेट ज्वाइन करी हूँ मैडम। जी सर प्रणाम। ये तो बहुत बड़ा अभी कारण है लोगों को नाना प्रकार की व्याधियों का, तो जड़ यही है। और इसमें गृहिणी सही नहीं रहना लोगों का, जैसे अभी आप बताए कि खान पान जो है सब रेडीमेड फूड हो गया है और पेस्टिसाइड वाले हो गए हैं, ये तो है ही। इसमें जैसे रात्रि जागरण हो जाना, सुबह देर से सोना, जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करना, तो ये भी कारण है। पानी का प्रॉपर सेवन नहीं करना, पानी जैसे पड़े एक बोतल लोग लेते हैं, बिस्लरी ले लिए और दिन भर उसका उससे काम चलता रहता है, कई जगह देखते हैं। ये भी एक कॉज है। फिर बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना भी एक कॉज है। इतनी सारी दवाइयां लोग खाते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए। और अभी जो सिटिंग प्रॉब्लम है, जैसे अभी आपने बताया आईटी में, तो उसमें बैठते हैं लोग तो उनको सर्वाइकल का लंबर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। नींद भी कम आती है, तो उसके लिए भी वो लोग मेडिसिन लेते रहते हैं, और उसकी वजह से ये इनकी कोष्ठबद्धता हो जाती है। दूसरी बात है कि जैसे सिटिंग ले रहे हैं लंबे समय तक, और उसमें तो ये पाइल्स का मिलता ही है लोगों में। ये तो मेरे यहाँ इंटीरियर से भी जो आती हैं महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं, उनका 30-40% में तो वो पेट दुखता है, गैस बनता है। जब बाद में चेक करो या बस्ती देने जाओ तब पता चलता रहे तुमको तो पाइल्स है। फिर जब 2-4 बस्ती दिए और उसकी और चिकित्सा की, तब उनका सही होता है डाइजेशन। तो इसमें हमारा जो दीपन पाचन का जो सिस्टम है सही नहीं रहना, आहार विहार का सही नहीं रहना, और हमारे चिंतन का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्रोध शोक काम, इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, और जो हमारी अष्टांग योग है, इसको पालन करें और आहार चिकित्सा पे ध्यान दें, जो विशुद्ध आहार मिले, तब कहीं जाके होगा सर। ये तो मेन कॉज है अभी, हर एक का आता है कि पेट साफ नहीं है, गैस बनता है।
एसिलॉक और ये सारे चीज रेनिटिनिन खाते रहते हैं, उसके बाद में कोलाइटिस, अल्सराइटिस और ये सारी चीजें लेकर के आते हैं। जी सर। अभी क्या है, मलावरोध अगर रहता है तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि क्या होता है कि किसी को मतलब ना शरीर की क्रिया में वैगुण्यता उत्पन्न हो जाती है। लोग इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। दूसरा, अर्श व्याधि हो रही है, पाइल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। परिकर्तिका होता है, क्योंकि जोर लगा के प्रेशर देके वो करेंगे तो छिल जाता है, परिकर्तिका होता है। भगंदर की पिटकाएं उत्पन्न हो जाती है। गुद भ्रंश होता है, ज्यादा फोर्सफुली करने से छोटे छोटे बच्चों में ऐसे गुद भ्रंश हो रहा है, प्रोलैप्स हो रहा है। इसी तरह से अतिसार, ग्रहणी जैसी बीमारियां हो रही है। और आईबीएस के पेशेंट तो इतने ज्यादा हैं, जैसे गर्ल्स में पीसीओडी और फाइब्रॉइड है, वैसे ही ना युवावस्था में आप लोग देखेंगे इतने सारे ग्रहणी के रोगी है ना। ऐसा बोला जाए तो 99.9% लोगों को जो मतलब पूरे जितने भी लोग हैं सभी को ग्रहणी की बीमारी है, पेट की बीमारी है, सबको है। इसी तरह से अग्निमांद्य है, शिरशूल है, ज्वर है, उदरगत वात है, अम्ल पित्त, सभी को अम्ल पित्त का तकलीफ हो रहा है। फिर शूल है, कृमि है, फिर उसके बाद में श्वास है, कास है, प्रतिशय है। ये सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका मूल कारण क्या है? मलावष्टम्भ, पेट साफ ना होना। तो अर्श व्याधि कैसे होती है? मल की संचिति ज्यादा हो रही है, बैठा काम है, बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला खा रहे हैं, बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ खा रहे हैं, मल की संचिति है, और मतलब दोष बढ़ गए हैं। अग्निमांद्य है, अग्निमांद्य दोष संचयात, ऐसे अर्श के संप्राप्ति में बोला है। दोष बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, और अग्निमंद हो रहा है, इसकी वजह से अर्श होता है। परिकर्तिका का भी यही कारण है कि बहुत ज्यादा तीव्र रेचक करने वाली दवाइयां खाया जा रहा है, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ही पेट साफ करने की दवाइयां जो खाया जाता है। तो ज्यादा विरेचन होना, यह भी परिकर्तिका का एक कारण होता है। या फिर बहुत ज्यादा तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ खाना, जो जैसे कुछ कुछ कम्युनिटी है जो बहुत तीखा खाते हैं। जैसे कि नागपुर साइड में देखेंगे तो लोग बैगन की सब्जी खाते हैं, इतना ज्यादा मिर्ची डाल के खाते हैं ना, इतना ज्यादा, उनको मजा ही नहीं आता है। और लहसुन और ये मिर्ची जो रहता है ना, उसका कूट के ठेचा बनाया जाता है। कुछ लोग बाजरी का रोटी, रोटला और वही ठेचा खाते हैं। इतना ज्यादा तीखा होता है, इतना ज्यादा कि कान से धुआं निकल रहा है, ऐसा फील होता है। लेकिन वो सब अगर खाएंगे तो ऊपर से तो टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन निकलेगा तो गुद भाग से ही, तो वहां सब छिल जाता है। और वहां से गुदपाक, परिकर्तिका और अर्श, ब्लीडिंग पाइल्स, ये सब तकलीफ देता है। या जो लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज में बहुत ज्यादा मसाला डाल के खाते हैं, मांस का उतना गुण नहीं है जितना मसालों का रहता है, तब वो सुगंधित अच्छा खाने में लगता है। तो वो नॉनवेज भी बहुत ज्यादा खाना। और आजकल जो मुर्गी आ रही है, मतलब हाइब्रिड जो चिकन आ रहा है, वो उसमें उष्णता बहुत ज्यादा है, तो वह भी परिकर्तिका का कारण होता है। तो गुद पाक तो बहुत सारे लोगों को होता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं। मेरे पास तो एक पेशेंट आए थे जो पूरा गुद का भाग है वो पूरा ऐसे सूज गया था। क्यों सूज गया था? तो वहां पे अर्श इतना ज्यादा बढ़ गया था। उनका हिस्ट्री निकाला तो सुबह भी नॉनवेज, मतलब चिकन मटन, दोपहर भी और रात को भी, नॉर्मल खाते ही नहीं थे वो खाना, और वो भी इतना तीखा, इतना तीखा। और अभी क्या है ना कि हम लोग जैसे आहार विहार में चेंज करते हैं कि कोई तीखा करे तो आप तक्र का सेवन करिए। हम लोग पित्त का शमन, वायु का अनुलोमन, दीपन पाचन वाले द्रव्य, तक्र का सेवन करिए, घृत पान कराइए। ये सब से मैंने उनका सब चेंज किया, और जितना नॉनवेज खाते थे उसका क्वांटिटी 1/4 कराया, ताकि उनका नॉनवेज भी ना छूटे और वो हमारे युक्तिपूर्वक ट्रीटमेंट भी ले। इस तरह से मैंने किया तो उनको फायदा हुआ। इस तरह से भगंदर का प्रॉब्लम हो रहा है, गुद भ्रंश हो रहा है, इसी तरह से अतिसार, अग्निमांद्य, अम्ल पित्त। सभी लोगों को टीवी में ऐसे दिखाया जाता है कि आप इनो पियो और आपको अच्छा लगेगा, आप कुछ भी खाओ पियो, इनो पी लो। तो ये सबसे क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, डिओडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर। अम्ल पित्त को आप दबाएंगे, सप्रेस करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सब चीजें होती हैं। पित्त का टेम्पररी आप न्यूट्रलाइज करें, लेकिन वो पित्त कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान करता है। इसी तरह से त्वचा रोग बहुत सारे लोगों को बढ़ रहा है। इसी तरह से कृमि होते हैं, और उसी तरह से ग्रहणी रोग, ज्वर व्याधि आती है, हल्का हल्का बुखार रहता है। जो लोग खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, आम संचिति होती है और तब पैरासिटामोल क्रोसिन खा के काम पे जा रहे हैं, तो हल्का हल्का बुखार बार बार आता है। तो पुनरावर्तक ज्वर या जीर्ण ज्वर या हड्डी का
जो बुखार रहता है, अस्थिगत ज्वर, वो हमेशा रहता है। कुछ पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हमको ना हर समय लगता है कि अंदर ही अंदर बुखार है। इस वजह से प्रवाहिका रोग होना, आंव पड़ना, प्रतिशय होना, शिरशूल होना, पूरे बॉडी में पेन होना, फिर ग्लानी होना, बहुत ज्यादा मानसिक थकावट, पूरा बॉडी में लिथार्जिक फील होना। तो वो लोग एलोपैथी वाले क्या, रिवाइटल, सलमान खान रिवाइटल खाता है तो आप भी खाओ। ऐसा नहीं होता है। हमें जब तक अंग मर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो आम की संचिति है, जीभ पूरा कोटेड रहता है, मल साफ नहीं होता है, और उसको लेने के लिए, पेट साफ करने के लिए कुछ दवाइयां खाते हैं, अग्नि पे कोई काम नहीं होता है, स्नेहन वगैरह नहीं होता है, तो फिर श्वास, कास, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये सब होने लगता है। फिर एलोपैथी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, वहां आईसीयू में रखते हैं, वहां पे वो लोग वेंटिलेटर पे रखते हैं। ये सबसे ना पेशेंट जो है परेशान रहता है। तो आयुर्वेद जो है यह पूरी तरह से आहार विहार, दिनचर्या और रात्रिचर्या और खान पान, बिना भूख के नहीं खाना है, ये पहले ही बोल देना चाहिए। जब भूख लगे तब हल्का खाओ, और 1/3 ही सॉलिड खाना है, और एक भाग लिक्विड लेना है, और एक भाग खाली रखना है। फिर भूख लगे फिर खाइए आप, बिना भूख के नहीं खाना है। ये आपको कॉन्सेप्ट बोलना है, तभी पेशेंट ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। चलिए, इस टॉपिक पे महाजन सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, वीना मैम बोलिए। जी बोलिए मैम। अम, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा अलग विचार कर सकती हूँ हाँ क्या जरूर, सर? जरूर जी। कि अम, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और विष्ठब्धाजीर्ण, इसका विचार करना चाहिए। अब जो हितों में तो आमाजीर्ण होता है, अग्निमांद्य होता है, और मलावर होता है, विष्ठ। पित्त में भी पित्तजाहार विहार से विदग्धाजीर्ण हो गए, या पहले ही अग्नि का मंद होना और उसके बाद में मलावष्टुंड होना, ये है। वातज में थोड़ा अलग संप्राप्ति होती है, क्योंकि वातज में वृक्षत्व अधिक रहता है, तो वहां पे पहले तो अग्निमांद्य इतना ज्यादा नहीं होता। विष्ठब्धाजीर्ण होने के बाद में अग्निमांद्य हो जाता है। वृक्षत्व ज्यादा होने से वहां पे वृक्षण ज्यादा होने से सिर्फ दीपन पाचन से उसका मलावस्तंभ कम नहीं होता। तो आमाजीर्ण और विदग्धाजीर्ण में, यानी कफ और पित्त, ये दोनों में दीपन पाचन देके और थोड़ा सा अनुलोमन देके वहां का मलावस्तंभ रिकवर होता है। मगर वृक्षत्व ज्यादा होने से विष्ठब्धाजीर्ण में वातज अग्नि या वातज में रुक्षण के लिए बस्ती बहुत दिन तक देना पड़ता है। उसके साथ में दीपन पाचन देने से और कुटकी या ताम्र भस्म, यानी कि आरोग्यवर्धिनी देने से यकृत का भी काम हमें वहां पे ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा मेरा अनुभव है। ये गलत है या नहीं, राइट सही है? बता रही हैं आप। ये हाँ। अभी रस का भी हम बात करते हैं कि कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य खा रहे हैं, बात का प्रकोप हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मधुर रस खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा मीठा खाया, वो पृथ्वी और जल तत्व से बना है मधुर रस, वो ज्यादा अगर खाएंगे वह भी आम का कारण बनता है, कफ और आम को बढ़ाता है। अम्ल रस भी खाएंगे, वो भी पित्त को प्रकोपित करता है, और वह भी कॉन्स्टिपेशन का। और लवण रस का भी सेवन ज्यादा मात्रा में किया करेंगे तो पित्त का प्रकोप करता है, और पूरा यकृत की दुष्टि करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कटु तिक्त कषाय रस खाने से ही नुकसान हो रहा है। सारे रस का अति सेवन भी नुकसानदायक होता है, हमें ये भी देखना चाहिए। अगर किसी ने बहुत ज्यादा हलवा खाया रात को 2 बजे, तो सुबह देखिए पेट साफ नहीं होगा। बहुत ज्यादा हलवा खा लिया तो, या पेड़ा का मिठाई बहुत ज्यादा खा लिया, नहीं होगा पेट साफ। वो मधुर रस है तो वो नुकसान करता है। हाँ बोलिए तो भी मेरा ना। ये विचार करेक्ट है क्या सर? आपका इस बहुत प्रकार। सही है कि विषमता जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, ये सब सही बताया आपने। ओके। जी। चलिए, तो आप लोगों में से कोई और कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर गणेश भोसले सर। मेरी एक केस बता दूं क्या सर? हाँ बताइए बताइए। हाँ। एक 45 इयर्स की फीमेल है।
तो जी उनको मैं आपको मैं बीच में बोल रही थी कि सर 7 महीने हो गए, मैं उसको मात्रा बस्ती शुरू की है, मगर उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। मलावष्टम है उसका, बस्ती लिया तो 2-3 दिन भी बस्ती बंद कर दिया तो उसको मलावष्टम होता है। बाद में मैं दीपन पाचन दे रही थी, मगर मैंने उनको भास्कर लवण और अभिपत्र की मात्रा बढ़ा दी और आरोग्यवर्धिनी का 3-3 टैबलेट्स 3 टाइम दे रही हूँ, तो अभी उसका सुधार रहा है। तो इतनी बड़ी मात्रा देनी पड़ती है दीपन पाचन की और आरोग्यवर्धिनी की भी, और जी अभी उसका अच्छा सुधार हुआ है सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो आपने मतलब दीपन पाचन में क्या मेडिसिन दिया? दीपन पाचन में तो लवण देती हूँ, भास्कर लवण। और अम, अविपत्ति का? हाँ, भास्कर लवण अभिपत्तिकर, क्योंकि लवण रस से ज्यादा काम ज्यादा अच्छा होगा। तो एक एक चम्मच देने से उसको कुछ नहीं हो रहा था सर, 1 ग्राम देने से भी कुछ नहीं, मात्रा बढ़ाने के बाद। और मैं 2-2 टैबलेट आरोग्यवर्धिनी की सुबह और शाम को दे रही थी, उससे उसको कुछ नहीं हो रहा था। और यहाँ मात्रा बस्ती भी शुरू था। तो मैंने 3-3 टैबलेट आरोग्यवर्धिनी की किए 3 टाइम अभी, तो अभी उसका सुधार रहा है। हाँ, मैंने जो लेक्चर लिया था पिछले साल मार्च अप्रैल में, तो हाँ उसमें वो गंगवार सर हैं क्या, गंगवार सर को मालूम है, एक मैंने ग्रहणी रोग का एक किताब भेजा था। तो उसमें एक रिसर्च हुआ कि घृत कल्पना से अग्नि अच्छा बढ़ता है क्या, परपटी कल्पना से स्थिर रहता है क्या अग्नि, किस चीज से अग्नि प्रबल होके और टिकाऊ रहता है, हमारा अग्निमंद परमानेंट ठीक होना चाहिए। तो उसमें कंक्लूजन ये निकला कि लवण रसात्मक दवाइयां जो हैं वह अग्नि को ज्यादा स्थिर करके बलवान बना देती हैं। तो लवण रसात्मक जितने भी मेडिसिन है, जैसे लवण भास्कर चूर्ण है या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण है, लेकिन हिंगवाष्टक से किसी को पित्त भी हो सकता है। जो लवण रसात्मक जो औषधियां हैं वह सामुद्रादि चूर्ण है, अजमोदादि चूर्ण, जो नमकीन दवाइयां हैं वह ज्यादा अच्छी रहती हैं दीपन पाचन के लिए। बीना मैम ने सही बताया, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, थैंक डोज यू सर। बढ़ाना पड़ता है। जी सर 1 मिनट लूं मैं? जी, बोलिए बोलिए मनीषा में आपका आवाज कट रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर, वो पेशेंट का ना, जो हम लोग केस टेकिंग किए हैं उसका आज आज लाइए आई ना, थी, तो अभी आज। जस्ट हाँ आज लाऊंगी सर। और अभी क्या है ना, उसको बोली कि ऊपर ऐसा लग रहा जैसे हेमीप्लेजिया हो गया और बिल्कुल जबड़ा नहीं चल रहा और एकदम कंपन हो रहा है, आंख से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या कॉज हो सकता है सर? ये वायु का ही है? सब सब बताएंगे, वातज आप पित्त का? आज फिर से लाइए, उनका केस टेकिंग भरपेट करेंगे, मतलब पूरा मन शांति हो इतना केस टेकिंग आज करेंगे। आज लाती हूँ सर, 9 हाँ, बजे 9 बजे लाइए। जी और जी हरिहर सर, आपके भी कोई पेशेंट है जी। जिनको आप रिपोर्ट भेजे हैं, उनका भी केस टेकिंग करेंगे। हरिहर सर, अपेंडिसाइटिस का 8 साल का बच्चा का कुछ केस है, आपने रिपोर्ट भेजा है, आप उनको ज्वाइन कराइए, फिर हम बात करते हैं। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम कल 7 बजे का सेशन फिर 7 बजे मिलेंगे। और बस्ती का जो सीरीज है वो शुरू होने में थोड़ा टाइम है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। सर ने कुछ उसके लिए बनाया है, पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद में वो पूरा प्रोग्राम डिजाइन होगा, तब बस्ती का सेशन होगा शुरू। ठीक है, तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम 9 बजे मिलते हैं।